नमस्कार, स्वागत है आपका सेहत संवाद में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। सेहत संवाद में आज हम एक जागरूकता के विषय पर बात करेंगे। जी हां, सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। सड़क हादसों के बाद चेहरे और दांतों की स्थिति पर काफी फर्क काफी असर देखने को मिलता है। चोट लगती है, चोट के बाद उसे रिकवर कैसे किया जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे जो आपको बताएंगे कि डेंटोफेशियल ट्रॉमा आखिर है क्या, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या कुछ इसके कारण हो सकते हैं और ये कितना सीवियर यानी कि कितना गंभीर हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। चलिए तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर श्रेया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे। एमडीएस हैं और सर्जन भी हैं। डॉक्टर श्रेया शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैम, एज अ डॉक्टर मैं आपसे चाहूंगी कि अवेयरनेस के तौर पर हम लोगों को ये बताएं कि सड़क हादसे आखिर हो क्यों रहे हैं, लोगों को बचना क्यों जरूरी है। उसके बाद हम डेंटोफेशियल ट्रॉमा पर बात करेंगे। जी मैम, ज़रूर मैं इस बारे में डिस्कस करूंगी। आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा सड़क हादसे आजकल इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि आज के टाइम पे हमारे जो सड़क कंस्ट्रक्शंस हैं वो इनकम्प्लीट रहते हैं, पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं रहते हैं। कई जगह पे देखा जाता है कि हाईवे कंप्लीटली बने नहीं गए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी कारण है वो है नशे में धुत। आज के युवक युवती इतने ज़्यादा नशे में धुत रहते हैं, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो धूम्रपान का नशा हो, उनको होश ही नहीं रहता कि वो किस स्पीड में अपनी मोटरसाइकिल या कार ड्राइव कर रहे हैं। तीसरा जो बड़ा कारण है वो जितने भी कार ड्राइवर्स होते हैं, जो भी फोर व्हीलर्स चला रहे होते हैं, वो प्रॉपरली सीट बेल्ट का यूज़ करते ही नहीं हैं। तो हमारा सबसे पहला आज का मोटो यही है कि हम ये ध्यान दें और सबसे ज़्यादा जागरूकता इस चीज़ पे ही बढ़ाए कि जितना हो सकता है हम शराब टोटली तरीके से अवॉइड करके ही गाड़ी का यूज़ करें। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि हम वाहन चलाने के टाइम कुछ भी हो जाए, हमें अपनी सीट बेल्ट और हेलमेट का खास ध्यान रखना है कि वो हम साथ लेकर चलें। बिल्कुल। अब मैम डेंटोफेशियल ट्रॉमा की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे, ये मेडिकल टर्म है क्योंकि, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये होता क्या है। मैम, डेंटोफेशियल ट्रॉमा ये अपने आप में एक समझा रहा है। डेंटो मतलब एक हड्डी का पार्ट, चाहे वो अपने सर की हड्डी हो, चाहे चेहरे की हड्डी हो, चाहे आँख के आसपास की हड्डी हो, जबड़े की हड्डी हो। उसके साथ साथ फेशियल मतलब हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे मांसपेशियां हो गए, मसूड़े हो गए, जीभ हो गए, इन सब का कटना फटना। जब भी कोई हमारे साथ एक्सीडेंट होता है, कहीं भी हिट पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो सब प्रोन एरिया होता है, जहाँ पे सबसे जल्दी इफेक्ट होता है, वो है अपनी चेहरे की हड्डियाँ, अपने सर की हड्डी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि हेलमेट का सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में या तो इंसान की सीधा मौत होती है, या तो इंसान लंबे टाइम के लिए कोमा में चले जाता है, या तो इंसान के चेहरे की पूरी हड्डी ग्रसित हो जाती है। तो मैम, ऐसे जब कंडीशन आती है, आपने कई तरह के पेशेंट देखे होंगे, सड़क हादसे जो है देखने को मिलते हैं, तो ये आगे चल के काफी गंभीर भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये सीवियर कंडीशन भी है। तो ट्रीटमेंट कैसे शुरू किया जाता है? मैम, सबसे पहले तो जब कोई सड़क दुर्घटना होती है तो आसपास के नागरिकों का ये सबसे बड़ा रोल है कि वो तुरंत 1 नंबर सबोबर मतलब 112 में कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया जाए, ताकि सही समय पे एक मरीज को सही अस्पताल मिल पाए। वहाँ पे एक डॉक्टर का रोल होता है कि वो सही तरीके से उस चीज़ को डायग्नोस कर पाए, रेडियोग्राफ्स ले पाए, एक्सरे करवा पाए, जहाँ पे हम ये पकड़ जाते हैं कि कौन कौन सी हड्डी टूटी हुई है। अगर वो सही समय पर पकड़ में आ जाता है तो हम उसे तुरंत रिपेयर लेते हैं, मतलब कि फ्रैक्चर को रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेट एंड स्क्रू, जो आजकल टाइटेनियम स्टील की बनी होती है। आप देख भी सकते हैं, इवन आप चाहे तो अगर हमारे आसपास के नागरिक जानना चाहते वो कैसा दिखता है, तो हम शायद वो गूगल भी करके देख सकते हैं कि प्लेट स्क्रूज दिखते कैसे हैं, तो सही टाइम पे उससे हम फ्रैक्चर्स को जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से एक तो जो चेहरे की हड्डी है वो सही विकार ले लेती है। दूसरी चीज़, पेशेंट के हम डेथ रेट को बोलना चाहिए, जो मौत का कारण है उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे हम शुरुआत में देखते हैं कि जो चोट किस तरह की होती है, डेंटोफेशियल ट्रॉमा में अक्सर किस तरह की चोट देखने को मिलती है और कहाँ कहाँ पर वो इफेक्ट होता है? मैम, सबसे ज़्यादा जो चोटें होती है वो फेस पे ही आती है, और सबसे उससे भी ज़्यादा जो चोटें होती है उसमें दांत। कई बार हम मतलब मैक्सिमम 80% केस में हमको यही देखने को मिलता है कि दांत पूरे झड़ के बाहर आ चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट अगर ठीक भी हो जाए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं हो पाता। उनका ऐसा है, मैं बात कैसे करूँगा, मैं खाना कैसे खाऊँगा, मैं लोगों को फेस कैसे करूँगा। तो यहाँ पे हम 2 तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं कि सबसे पहले हम उसे एक नया जीवन दें,
उसका जो टूटा हुआ पार्ट है उसे ठीक करें। दूसरे बार जब वो कुछ टाइम बाद पेशेंट ठीक होता है तो हम पूरे तरीके से ध्यान देते हैं कि उसे एक अच्छा दांत बना के दे। वो भी हमारा ही काम है जी, ताकि उसे खाते पीते बने, आराम से लोगों से बात करते बने। बिल्कुल। और मैम ये कितने समय का प्रोसेस होता है, कितना वक्त लग जाता होगा इसमें? मैम अगर हम फ्रैक्चर रिपेयर करने बैठते हैं, मतलब अगर हड्डियों को जोड़े ठीक करे, तो हमको तकरीबन 2 से ढाई घंटे की सर्जरी करनी पड़ती है। वो भी जब पेशेंट सही टाइम पे अस्पताल पहुंचा जा रहा है। कई बार लेट हो जाता है तो हमारे हाथ से वो चीज़ें भी निकल जाती है। उसके 3 से 6 महीने बाद जब पेशेंट पूरे तरीके से ठीक हो जाता है तो हम फिर ध्यान देते हैं कि हम उसको दांत कैसे ठीक करके दें। जी, तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो ये 6 महीने का लंबा प्रोसीजर है। हाँ। पेशेंट को मौत के मुंह से बचा के एक नई जिंदगी देना। बिल्कुल। देखिए अब क्या है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने अभी अवेयरनेस का ये नाम रखा है इस पर, क्योंकि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है लोगों का। ट्रैफिक रूल्स तो बना दिए जाते हैं लेकिन पूरे तरीके से लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। डराने के पर्पज से नहीं, लेकिन समझाने के लिए लिहाज से मैं आपसे चाहूँगी कि जागरूकता क्यों ज़रूरी है, ये हमारे दर्शक समझ जाएं। जी मैम, सबसे पहले जागरूक होने की ज़रूरत तो आजकल के जो 19-20 साल के लड़कियां हैं उनको जागरूक होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम उनको कितना भी समझा ले, ट्रैफिक पुलिस कितना भी रेगुलेट कर ले, दैट यू डू नॉट हैव टू क्रॉस द लाइंस। जब आप स्टॉपेज में हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वहाँ रहिए, नहीं तो आती हुई कोई भी गाड़ी आपको हिट कर सकती है। दूसरी जो चीज़ हमें ध्यान करना है वो हेलमेट। हम क्या करते हैं 100, 120, 140 की स्पीड में गाड़ी भगाते हैं, हमें ध्यान नहीं देते या फिर हमसे ब्रेक कंट्रोल नहीं होती, हम कहीं भी हिट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो आपका लाइफ सेविंग है वो सिर्फ एक हेलमेट है। हाँ। क्योंकि बाकी जगह की चोट पे काबू पाया जा सकता है लेकिन एक सर की चोट पे काबू कभी नहीं पाया जा सकता। तो जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है दैट फॉर 4 व्हीलर्स, जो भी 4 पहिया वाहन यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली अपना सीट बेल्ट लगाए दोनों तरफ की। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है मैम जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया वो है बच्चों का ध्यान रखना। बिल्कुल। आजकल के जो भी माता पिता है वो अपने बच्चों को सामने सीट पे लेके वाहन का प्रयोग करते हैं, जो कि टोटली बंद करिए। क्योंकि क्या होता है मैम, जब कोई चीज़ सामने आती है और हम फटाक से ब्रेक मारते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनके सर डायरेक्टली जाके स्टीयरिंग पे पड़ते हैं। बिल्कुल। तो हम तो बच जाएंगे, बड़ों की तो फिर भी थोड़ी बहुत संभावना होती है, बच्चों की वो संभावना भी नहीं होती है। तुरंत डेथ ऑन स्पॉट होता है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, यूज अ कार सीट फॉर योर चाइल्ड। जितना हो सकता है आप कार सीट यूज करिए, उन्हें पीछे बिठाइए, लाइफ जैकेट का यूज करिए जो हमारे कार में रहता है, उसे हम एयर बैग कहते हैं। जी। दूसरी चीज़ है अपने सीट बेल्ट का प्रॉपरली यूज करिए। जो चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमें अल्कोहल यूज जो है उसको अब बंद करना चाहिए वाइल ड्राइविंग, क्योंकि अल्कोहल के नशे में हमें ध्यान ही नहीं रहता हम किस स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं, एंड देयर बाय वी हिट सम ट्रक और हाईवे ब्रिजेस, या फिर हम सामने वाले किसी भी इंसान को ठोकर मार सकते हैं। जी। तो ये 4 चीज़ें जो जागरूक करनी चाहिए हमें। और 5वीं ज़रूरी चीज़ है आसपास के नागरिकों के लिए कि जब भी हम कोई एक्सीडेंट होता दिखे, अपना सारा काम छोड़ के इंस्टेड ऑफ टेकिंग वीडियोस, हमें सबसे पहले 112 में कॉल करके उन्हें सही जगह पहुंचाना चाहिए। अब देखिए इसमें एक ट्रॉमा भी ऐड किया गया है, तो मैं वो चीज़ भी आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरह के ट्रॉमास होते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी को अपने चेहरे से बहुत प्यार है। सड़क हादसे में अगर चेहरे पर नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं नाक को भी नुकसान होगा, आपके मुंह पर भी नुकसान होगा, तो ये चोटें जो आती हैं तो उसको रिकवर करने में कितना समय लग जाता है, और अगर हम प्रोसेस वाइज जाएँ तो मैम अगर इलाज में देरी होती है तो ये कितना नुकसानदेह है? मैम अगर हम सही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे कितना भी ग्रसित क्यों ना हो जाए, चेहरे की हड्डी हो, आँख की हड्डी हो, सर की हड्डी हो, चाहे कोई भी सॉफ्ट टिश्यू का पार्ट हो, उसे हम आसपास के स्किन का ग्राफ्ट लेके वापस कवर किया जा सकता है, हड्डी को जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ 3 महीने से ऊपर जाती है तो अविकृत तरीके से हड्डी अपने आप जुड़ने लग जाती है। इसका मतलब है कि या तो आपका मुंह नहीं खुल पाएगा, आपकी आपस में हड्डियां जुड़ जाएंगी टूटने के बाद, जो आपको मुंह खोलते बन रहा है उसमें समस्या आ जाएंगी, जिसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट TMJ कहते हैं। जो TMJ की हड्डियां है वो फ्रैक्चर होने के बाद आपस में ही जुड़ जाती है अगर हम उसका 3 महीने तक सही इलाज ना कराए। तो इससे अविकृत हो जाता है चेहरा, जिसके चलते पेशेंट को खाने पीने में दिक्कत होती है, बात करने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं हम अगर बात करते हैं फेस रिपेयर के लिए, तो जैसे कि मैं जिस ब्रांच से बिलोंग करती हूँ मैम, दैट इज मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। वहाँ हम पूरे तरीके से सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू ग्राफ्ट और प्लेट्स की मदद से हम उसे रिपेयर करके देते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है प्लास्टिक सर्जन्स। प्लास्टिक सर्जन्स पूरा सॉफ्ट टिश्यू को बराबर तरीके से हमको रिपेयर करके देते हैं जी। बट ये सारी चीज़ें
विद इन 48 आवर्स अगर हो जाती है तो अच्छा है, बट उसके बाद अगर पेशेंट 48 आवर्स से 1 महीने भी ज़्यादा ऊपर जाता है तो अविकृत आना चालू हो जाता है, और फिर वो जीवन भर के लिए हम उसे वैसा चेहरा नहीं दे पाएंगे जो पहले था। बिल्कुल। अब देखिए मैम, कई बार एयर बैग जो खुलते हैं, हालांकि ये तो आपके लिए सेफ होता है, लेकिन एयर बैग अगर अचानक खुलता है तो क्या उससे भी आपकी स्किन पर कोई इफेक्ट पड़ता है हादसे के बाद? एयर बैग अगर ट्रॉमा के तुरंत बाद सडन एक्सप्लोड होता है तो जी। ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा फेशियल ट्रॉमा होता है। बिल्कुल। इससे अगर वो सीट बेल्ट लगा पर भी है, अगर वो एयर बैग खुल रहा है तो भी परेशानी है है, उससे भी फेशियल स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं, ऊपर की जो मांसपेशियां है वो कट फट जाती है, उसमें भी अविकृता आती है। बिल्कुल। तो ऐसे में तुरंत मतलब ज़रूरी है कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जो प्रोसेस वाइज है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या इसमें संक्रमण के भी कोई चांसेस होते हैं आगे? बिल्कुल मैम, जब बहुत सिवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जिसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है, तब उस सिचुएशन में हमको पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब किसी और की बॉडी से ब्लड लेके उनको ट्रांसफ्यूज करने के लिए दिया जाता है हॉस्पिटल्स को। उस स्थिति में हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का संक्रमण होना बहुत ही कॉमन है। अगर देखा जाए पूरे इंडिया में तो ये बीमारी 70% लोगों में आपको दिखेगी बिकॉज ऑफ HCV या फिर HBS वायरस के चलते, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर नीडल पेनिट्रेशन से हो सकता है। बिल्कुल मैम, संक्रमण से कैसे बचा जाए इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए हम अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत जरूरी है जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए वो आपके फायदे के लिए तो उसे फॉलो करें। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो बेहतर है, अगर हादसे हो भी जा रहे हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाएं तो बेहतर होगा। चलिए आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं सेहत संवाद में अवेयरनेस को लेकर। जी हाँ, सड़क हादसों के बाद जो चोटें लगती हैं उससे कैसे उबरा जाए, कैसे निपटा जाए, किस तरह का इलाज होना चाहिए, किस तरह के ट्रॉमा उस दौरान होते हैं, डेंटोफेशियल क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर श्रेया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लगातार वो हमें जानकारी भी दे रही हैं। मैम एक चीज़ और है, जैसे कि इससे पहले ब्रेक से पहले हम संक्रमण का जिक्र कर रहे थे, तो संक्रमण की स्थिति ही पैदा ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैम संक्रमण जब हम ब्लड डोनेशन के टाइम पे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे देखते हैं, तब जब एक हेपेटाइटिस बी वायरस अपना ब्लड अगर दूसरे को देता है तो डायरेक्टली इन्फेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का सबसे बड़ा रोल है कि आप पहले उसको प्रॉपरली ऑपरेट करिए या फिर देखिए कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, जिसके लिए अलग अलग टाइप की पैथोलॉजिकल जांच की जाती है। वो आप पहले खून देने से पहले हमारा यही काम है कि हम जो पेशेंट मरीज को खून दे रहा है उसके ब्लड के सैंपल लेके प्रॉपरली पैथोलॉजिकल जांच करें, उसके बाद ही उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए आगे बढ़ाया जाए। जो दूसरा ज़रूरी वे है जिससे हम बच सकते हैं वो है इन्फेक्टेड नीडल्स। हमारे यहाँ डॉक्टर्स या सरकारी अस्पताल में आप देख सकते कभी कभी ये चीज़ सुनने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करना चाहिए। हर पेशेंट के लिए, हर मरीज के लिए हमें एक नई नीडल्स का उपयोग करना चाहिए। कभी भी इन्फेक्टेड नीडल अगर टच हो जाता है, सिर्फ मरीजों को नहीं इवन डॉक्टर्स को भी टच हो जाता है, तो वो भी हेपेटाइटिस बी या सी वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा कि जो नीडल इस्तेमाल की जा रही है वो प्रॉपर अपनी निगरानी में उसे यूज करें तो बेहतर है, वो भी इस पर अवेयर हो सकते हैं। मैम दूसरी चीज़ और है, जैसे आप सर्जरी का जिक्र कर रही हैं, अगर चेहरे पर चोट के निशान हैं या दांतों में आपके दांत टूट गए हैं या फिर गले या जीभ या आंखों में या नाक में किस तरह की परेशानी, तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा ही डिफेक्ट हुआ है, तो क्या पूरे फेस की सर्जरी उस दौरान की जाती है या सर्जरी की आवश्यकता क्यों होती है? मैम सर्जरी की आवश्यकता तब होती है जब कहीं ना कहीं जो हमारी फंक्शनल मोबिलिटी है चेहरे की वो खत्म हो जाती है। आप खुद देखिए कि आप अपनी आंखों को अभी ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ की हड्डी टूट जाए तो आपकी आंख मोबाइल ही नहीं रहेगी मैम, आप आंख बंद ही नहीं कर पाएंगे ना खोल पाएंगे। उस स्थिति में हमारा सबसे पहला रोल होता है कि हम आंख की नीचे की हड्डियों को रिपेयर करें। वही बात करते हैं अगर हम नाक के टूटने की, अगर हमारी नाक की हड्डी टूट जाती है तो सबसे पहले इंसान को सफोकेशन फील होगा, उसको ब्रीदिंग लेने में ही प्रॉब्लम होगी। तो उस स्थिति में हमारा सबसे पहला रोल है कि हम अपने नाक की हड्डी को रिपेयर करें। वहीं अगर जबड़े की बात की जाए तो इंसान को ना बात करते बनेगा, ना खाते बनेगा, ना जीभ बाहर निकालते बनेगा। तो वहाँ पे सबसे पहला रोल यही है कि हम अपनी हड्डियों को रिपेयर करें ताकि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उनको जगह मिले अपना रोल प्ले करने के लिए। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है। कई बार ये होता है मैम कि सर्जरी और ऑपरेशन कह सकते हैं इसे, या तो एक ऑपरेशन या फिर मेडिसिन के थ्रू ठीक होना। तो मेडिसिन के अगर कोई मरीज चाह रहा है कि मैं मेडिसिन खाकर ही ठीक हो जाऊं, तो क्या ये भी पॉसिबल है या डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए? जी मैम, वहाँ पे हम एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो सबसे कम कैटेगरी के होते हैं फ्रैक्चर्स, जिसमें सिर्फ हल्का फुल्का ही हड्डी टूटा है लेकिन पेशेंट कैन डू ऑल द डेली एक्टिविटीज, पेशेंट अपनी डेली जो भी एक्टिविटीज है वो कर पा रहा है। तो वहाँ पे हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स,
स्वेलिंग रिडक्शन की दवाई देके उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखते हैं। और हम ये कहते हैं कि आपको कुछ कड़ा नहीं खाना है, जितना हो सकता है सेमी सॉलिड डाइट में रहना है, तो उस स्थिति में हड्डी अपने आप जुड़ सकती है। लेकिन ये तभी होता है मैम जब हल्की फुल्की इंजरी आई है, कुछ सिवियर नहीं हुआ है। जहाँ कैटेगरी 2 और 3 में जाते हैं, जहाँ पे सिवियर डेंटोफेशियल ट्रॉमा होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हड्डी विकृत हो जाती है, उस स्थिति में सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है कि हम ऑपरेट करके हड्डी को ठीक करें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं मैम कि देखिए ऑपरेशन एक ऑप्शन होता है, लेकिन अगर किसी को बहुत जल्दी राहत चाहिए, कोई चाह रहा है कि मेरा जो चेहरा है वो बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करे, तो इसके लिए भी कुछ ऑप्शंस है, क्योंकि मेडिकल साइंस अब धीरे धीरे और डेवलप होता जा रहा है। जी मैम, बिल्कुल ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्जरी इज बेस्ट ऑप्शंस, तो इसमें हम मल्टीपल डॉक्टर्स की टीम लगाते हैं। जैसे कि हमारे ब्रांच का काम है कि हम हड्डी को फटाफट ठीक करके दे, विद इन 10 डेज हड्डी पूरी तरीके से जुड़ जाती है। प्लास्टिक सर्जन का काम है कि वो ग्राफ्ट्स लेके स्किन को और सॉफ्ट टिश्यूज को और आपके चेहरे को एक नया लुक दे, तो वहाँ पे वो अपना काम प्ले करते हैं। तो इस विद इन 10 डेज सब चीज़ों को ठीक करके पेशेंट को वापस भी खड़े कर सकते हैं। जी मैम, आखिर में आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, और आजकल जो है सोशल मीडिया के सहारे कुछ लोग इलाज भी करने लग जाते हैं। हालांकि डेंटोफेशियल ट्रॉमा की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी गंभीर है, यानी कि सड़क हादसे अगर हो रहे हैं और चोट आ रही है तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ा थोड़ा ठीक होते हैं तो डॉक्टर की प्रिकॉशंस ना फॉलो करके सोशल मीडिया का भी सहारा लोग ले सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया जो भी है आपको एक चलता फिरता ऊपरी ज्ञान देगा। जी। जो बुक का ज्ञान है वो तो एक डॉक्टर ही आपको सही तरीके से समझा सकता है। आप कई बार देखे भी होंगे कि सोशल मीडिया के मदद से लोग सीपीआर देने का ट्राई करते हैं। सीपीआर जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे पेशेंट की ब्रीदिंग नहीं चल रही है, हार्ट नहीं चल रही है, तो दे ट्राई टू गिव सीपीआर। लेकिन उसका सही तरीका तो सिर्फ एक डॉक्टर ही आपको ट्रेन करके दे सकता है। तो वहाँ पे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इफ़ पर्सन डोंट नो एनीथिंग, अगर उसको नहीं आता है तो प्लीज़ वो ट्राई ना करे कि कोई भी अपने तरीके से कोई इलाज दे किसी पेशेंट को। उसके लिए मैंने कहा था कि आप सीधा सबसे पहले एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप 112 पे कॉल करिए, अपनी कोई भी जो भी आपको हाफ नॉलेज की चीज़ें हैं वो मत अप्लाई करिए सोशल मीडिया की हेल्प से, और सीधा डॉक्टर की सीधा सहायता लीजिए। जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है मैम, आजकल सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे डॉक्टर्स अपनी एक रील प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये भी एक तरीके से मैम मैं यही मानूंगी कि बेटर है आप इस डॉक्टर से फेस टू फेस बात करके आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। सोशल मीडिया में जो भी चीज़ होती है वो आधी अधूरी होती है, वो किसी दूसरे के जान के लिए भी खतरा बन सकती है। कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, यानी डॉक्टरी सलाह अगर आप ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो, फॉलो करें तो और भी बेहतरी होगी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। जो डेंटोफेशियल ट्रॉमा को लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जब इलाज के लिए मरीज पहुंचता है तो उसे क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर तो इलाज करेंगे, डॉक्टर आपको सलाह भी देंगे, लेकिन इसका पालन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है और ये बेहद ज़रूरी है। तो हम यही कहेंगे कि डॉक्टरी सलाह माने और डॉक्टर जो आपको सलाह दे रहे हैं उसे फॉलो करिए। चलिए, इसी के साथ ही सेहत संवाद में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।